अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और ऑफ कोर्स आज बहुत हैपनिंग दिन था और हमने देखा कि कल से ये खबरें आ रही थी कि कोई कानून साजी होने वाली है जिसको फौरी तौर पर मंजूर कराना ज़रूरी हो जाएगा। काबीना का इजलास भी बुलाया गया आज और वो उसमें भी बात ही की गई। शहबाज शरीफ साहब ने कहा काबीना में कुछ चेंजेस करने ज़रूरी हैं और वो किए जाएंगे। और अब पता नहीं चेंजेस का, इनसे चेंजेस से मुराद पीपल्स पार्टी की शमूलियत है, क्योंकि आज वो बहुत अच्छे बच्चों की तरह उनके हक में वोट करते रहे उनकी कानून साजी की तरफ से। लेकिन अजीब बात यह है कि सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी साहब ने आज चेयर नहीं किया सेनेट की जो इजलास हुआ जहाँ पे ये सब बिल्स मंजूर हुए। उन बिल्स की डिटेल्स आपको आगे जाके देते हैं, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब ने उसको हेड किया। तो पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, एयरफोर्स एक्ट 1953 और पाकिस्तान नेवी एक्ट 1958, ये तीनों बिल्स जो हैं वो अक्सरियत से जो है इनकी तरमीम मंजूर हो गई है। इसका मतलब है कि सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत अब 5 साल होगी और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये सब सिक्योर हो गए हैं और इस वजह से शहबाज शरीफ साहब भी सिक्योर हो गए हैं। साथ साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में अमेंडमेंट लेकर आए हैं, उसकी क्या डिटेल्स हैं वो आपसे शेयर कर लेते हैं कि अब उन्होंने फिर जस्टिस मुनीब अख्तर को उसमें से उठा दिया है या हटा दिया है और कहा गया है कि तीसरा मेंबर आईनी बेंच का सरबराह होगा। साथ साथ हमने देखा कि ये इफ दैट वाज़न्ट इनफ तो उन्होंने 34 जजेस लगाए हैं। अब 34 जजेस के हवाले से हम बात करें तो 22 लाख के करीब केसेस हैं जो लोअर कोर्ट्स में अभी तक सुनने जाने वाले हैं और उसके लिए हमने कोई जज नहीं लगाना, लेकिन 59,000 केसेस जो कि सुप्रीम कोर्ट में हैं, जिसकी वजह से 26वीं आईनी तरमीम लाई गई थी जिसमें कहा गया था बैकलॉग कम होगा क्योंकि आईनी बेंच बनेगी, तो उसमें 34 जजेस का मेंशन क्यों नहीं था? Why that afterthought? चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के हवाले से खैर कोई अमेंडमेंट नहीं लाई गई, यानी कि 4 स्टार जनरल जो है वो अभी भी रेस में होंगे। तो चलें, एक तसल्ली तो शायद उन 4 स्टार जनरल्स को मिल जाए, लेकिन बाकी सारों की जो प्रमोशंस और डिमोशंस होंगी उसका क्या असर पड़ेगा इदारे पे भी और मुल्क पे भी, वो तो जाहिर है हम देखेंगे आगे जाके। और जो बिल्स भी नून लीग लाती है, समझती है अपने हक में ला रही है, हमेशा ही उनके पॉलिटिक्स के लिए डेट्रीमेंटल होते हैं, ये तो खैर हकीकत है। लेकिन शायद अब डेढ़ होशियार हो गए हैं, पहले वोट को इज्जत देनी थी, अब जाहिर है किसी और को इज्जत देनी है और इज्जत इतनी देनी है कि अपने पावर्स भी सुपरसीड करने के लिए रास्ता फराहम करना है। हमारे साथ मौजूद हैं जी फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, बिकॉज यू ऑल्सो बिन विद मुशर्रफ साहब की रजीम में थे आप, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टी कहती है उसका साथ भी आपने दिया, पीटीआई में भी आप रहे। सो व्हाट आपको ये इस तरह की जो कानून साजी है, जो बुलडोजिंग है कि मतलब आजम नज़ीर तारड़ साहब ने, मतलब स्पीकर ने खुद गौहर अयूब साहब को कहा कि आप बोलिए, लेकिन उन्होंने कहा ये नहीं, आज ये सिर्फ सुनेंगे और उनको बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। सो आई मीन, हैव यू सीन समथिंग एज ब्लेटेंट एज दिस बिफोर? अच्छा, पहले तो दो चीजें मैं आपको इंट्रो में जो आपने बात की, यूसुफ रजा गिलानी साहब इसलिए आज चेयर नहीं कर रहे कि वो सदर है इस वक्त और आसफ जरदारी साहब चूंकि उनका पाँव टूटा हुआ तो वो दुबई में है, इसलिए वो चेयरमैन सेनेट नहीं है आजकल वो है। और दूसरा, लोअर कोर्ट्स में इस वक्त 47 लाख केसेस पेंडिंग है, 22 लाख केसेस नहीं है। अच्छा। और जिस तरह आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बेशक पड़े रहे, आपको तो सिर्फ अपने 20-25 हजार केस जो है वो करवाने, और वो भी नहीं करवाने, वो तो सिर्फ इन्होंने तमाशा जो है वो लगाया। देखिए, बात यह है कि ये जो लेजिस्लेशन है और जो मैं अभी आपने ख्वाजा आसिफ की स्पीच सुनाई, तो ख्वाजा आसिफ के साथ तो आपने देखा कि उसके बाद जो है कुछ ऐसा नहीं हुआ जो इंतजार पंजोथा के साथ हुआ है या जो कुछ हमारे साथ हुआ है, या और इतनी तवील लाइन है कि पाकिस्तान में एब्डक्शंस, टॉर्चर, मिसिंग पर्संस, ये तो अब एक आई वुड से कि नॉर्मलाइज हो गया है। सो नोबडी केयर्स। एचआरसीपी का भी दिल होता है किसी वक्त कोई प्रेस रिलीज जारी कर देता है, वरना वो भी समझते हैं कि क्या है, टाइम ही जाया करना है। सो बार एसोसिएशंस आपने देख लिया है जो उनका हाल है। सो जो सिविल सोसाइटी बैठी है पाकिस्तान में, ये जाहिर है एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है और ये पहले इस तरह से कभी नहीं हुआ था। ख्वाजा आसिफ ने ये तकरीर की, उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं उठाया और उन्हें कोई जो है वो लेके टॉर्चर करने या लेके नहीं चला गया और वो इस तरह से बरामद नहीं हुए जिस तरह इंतजार पंजोथा बरामद हुए। आज की जो लेजिस्लेशन है इसका एक ही मकसद है, और मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा पुलिस के लेवल के ऊपर, नैब एफआईए के लेवल के ऊपर जो है वो लाया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कोई हैसियत ना छोड़ी जाए और इतने जज भर्ती कर दिए जाएंगे किसी को समझ ही ना आए कि क्या हो रहा है। अब देखें ना, भारत जो 1.25 अरब की आबादी का मुल्क है, वहाँ 33 जजेस हैं।
यूके में 12 जजेस हैं, जर्मनी जो है उसमें जो है वो इस वक्त 16 जजेस हैं, और जो अमेरिका है वहाँ 9 जजेस हैं। सो पाकिस्तान में जो है वो कतई तौर के ऊपर जरूरत नहीं थी, असल में तो जज 13 होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो सारा मामला इस वक्त चल रहा है उसका मकसद सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा खत्म कर दिया जाए और एक ऐसा हौच-पौच बना दें हम। और आपने देखा इस्लामाबाद हाईकोर्ट एक शहर है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जो है वो उठा के 12 कर दिए गए हैं क्योंकि 6-7 जजेस जो है उनसे हुकूमत की बन नहीं रही है। सो अपने हैंड पिक जजेस आएंगे, वो पहले अपने फैसले भेजा करें अटॉर्नी जनरल साहब को और लॉ मिनिस्टर साहब को, वो अप्रूव करे तो वो उसको अनाउंस करे, वो ना करे तो वो उनको अनाउंस ना करें। सो दिस इज अ काइंड ऑफ जुडिशियल आई वुड से कैप्चर गवर्नमेंट इंटेंट्स टू सिक्योर थ्रू दीज अमेंडमेंट्स, और वो अनफॉर्चुनेटली हो रहा है और उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस है नहीं, मीडिया बैठ चुका है, बाकी सारे इदारे आपके सामने हैं। आज बुशरा बीबी भी पेश हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो आपको पता है कि वो भी आंसुओं से रोई। उन्होंने कहा मुझे जस्टिस की कोई उम्मीद नहीं है, यहाँ पर जो आप लोग जस्टिस देने के लिए बैठे हैं आप जस्टिस दे नहीं सकते, और बानी पीटीआई जो है वो भी इंसान है। एक तो ये, और इंतजार पंजोता साहब का आपने जिक्र किया, आई मीन किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। आई मीन आई वाज लुकिंग एट द फुटेज यस्टरडे, मतलब उनसे क्या सवाल किए जा रहे थे कि आप क्या बिजनेस करते हैं, आप कोई काम करते हैं, आप वकील हैं, मतलब पुलिस वाले पूछ रहे थे। तो आई मीन इट साउंडेड लाइक सच अ स्क्रिप्टेड, ये तो है। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 12 जजेस, फवाद चौधरी साहब, इससे भी फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा ना, वो समझते हैं कि जो बेल के केसेस हैं इमरान खान के, पीटीआई के, वो उन जजेस के पास जाने चाहिए जिनको हम लेके आएंगे, और वो चाहते हैं कि ऐसा सेटअप बन जाए कि जिसमें कोई चैलेंज ना हो गवर्नमेंट को। जैसा मैंने आपको अर्ज किया, वो इस हाई कोर्ट को तो इस्लामाबाद पुलिस बनाना चाहते हैं ना, जहाँ पे आईजी को कह दिया उसने नहीं देखना कि आईनी है, कोई कानूनी है, या कोई मैंने अपना दिमाग में इस्तेमाल करना है, वो पीछे लग जाएंगे। और ज्यादातर तो जाहिली भर्ती हुए होते हैं ना, और वो उसके बाद जो है वो उसके बाद पहुंचना शुरू कर देंगे लोगों के घरों पे। आपने देखा ही है यहाँ पे ना किसी फैमिली का कोई एहतराम किया गया है, बच्चों तक को तो छोड़ा नहीं गया, बाकी तो जाहिर है आपके सामने ही है चीजें जो ये देख बताइएगा अभी आउट ऑफ ऑप्शंस, क्योंकि हमने सुना है कि हुकूमत उतने अच्छा परफॉर्म करती है जितना अच्छा ऑपोजिशन परफॉर्म करे। यहाँ पे ऑपोजिशन कभी चढ़ाई की बातें कर रही है, कभी 12 अजला से गुजर के गंडापुर साहब पहुंचते हैं, कभी केपी हाउस टर्न हो जाते हैं, मतलब ये तमाम तर चीजें। उसके बाद मैं अब आ रहा हूँ, अब 9 नवंबर की तारीख उन्होंने दे दी है। तो आपको ये लग रहा है कि मतलब ये सिर्फ एहतजाज ही कर सकती है हुकूमत, कोई मुस्बत तब्दीली नहीं ला सकती ऑपोजिशन? नहीं, देखिए अब अनफॉर्चुनेटली मैं तो बड़ा मेरा क्रिटिसिज्म है, लेकिन अब चूंकि खान साहब ने 2 दफा मुझे जेल से जो है ये मैसेज है कि आपने नहीं करना, तो फिर अब मैं नहीं कर रहा। बट आई बिलीव दैट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, और जो जिस तरह से हमारी अपोजिशन का जो है वो एक फेलियर है और कोई चैलेंज नहीं दे सके, कोई अलायंस अपोजिशन का नहीं बना सके। जब मैं मुझे याद है नवाब नसरुल्लाह साहब कहते थे कि जो हुकूमत के खिलाफ या दुश्मन के खिलाफ आपको किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, जो मट्टी होती है ना वो भी मुट्ठी में डाल के आंखों में डाल दें तो वो भी काम आ जाती है। तो आप ना अपोजिशन में एक पार्टी को आप अपने साथ जो है वो नहीं मिला सकेंगे। देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट शेयरिंग पावर्स, इट इज नॉट अबाउट टेक ऑल, तो इसमें होता ही नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली जो 9 फरवरी को पहले तहरीक चलानी चाहिए थी, उस वक्त आप जाके पार्लियामेंट में बैठ गए। सो सच्ची बात तो यह है कि आई वुड से कि बड़ी इससे नाउमीदी है जो अभी तक की। चलें, आई नो यू ट्राइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू से एनीथिंग, तो मुझे लग रहा है आपको ओहदा जल्दी मिलने वाला है पीटीआई में। इतना केयरफुल हो रहे हैं आप, मुझे लग रहा है ओहदा जल्दी मिलने वाला है, फिर आप ही ठीक करेंगे सब है। नॉट रियली, बहरहाल हर बंदे को अपना रोल अदा करना है। मैं तो पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये इशू ही नहीं है कि इमरान खान या औहदा या कोई है, लेकिन ये लड़ाई तो देखे ना पीटीआई को और इमरान खान को जीतनी चाहिए, वरना तो फिर पाकिस्तान में यही हो जाएगा ना, 2-4 जो है वो आप इकट्ठे करें तो हुकूमत बन जाए, जैसे अभी ये बनी हुई है। 17 सीटों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बन गया, 18 सीटों के ऊपर 27 सीटों के ऊपर सदर बन गया। अल्लाह अल्लाह खैर। अच्छा ये बता दें कि पीटीआई और JUIF क्या कोई इश्तराक कर सकते हैं इस तरह का, कि उन्होंने कहा था इशू टू इशू करेंगे, लेकिन अब किस इशू पे करेंगे वो तो एक अजीब बात है। कानून साजी में तो जाहिर नंबर्स उनके पास थे, वो अपोज भी करते तो कोई फर्क ना पड़ता। तो आज JUIF के किरदार को आप कैसे देख रहे हैं?
आई थिंक उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए पीटीआई के पास तंजीम नहीं है, लोग उनके पास हैं, अवाम उनके साथ है, उनके पास तंजीम नहीं है। तंजीम जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के पास है, जमात इस्लामी के पास है। ये जमातें हैं जो अगर पीटीआई के साथ मिलेंगी तो फिर ये बहुत पोटेंशियल अपोजिशन होगी। और ये पार्टियां एनजीओ नहीं है। पीटीआई को भी जो समझने की जरूरत है वो ये है कि आपको इन्हें एक संजीदा पॉलिटिकल ऑफर करनी पड़ेगी, और ऐसी ऑफर करनी पड़ेगी कि जिसमें उनको लगे कि कोई मीट है, और वो फिर पीटीआई के साथ इकट्ठी हो, और उसके बाद फिर आगे आप जो है हुकूमत को चैलेंज दे सकते हैं। अदरवाइज इस वक्त तो देखें ना, नून लीग या पीपल्स पार्टी तो इररिलेवेंट है। आप अवाम में रोज जाती हैं, आप बैठती हैं। मैं अभी एक शादी पे था, यहाँ हमारे नॉर्थ के एक बड़े पीर साहब है, और वहाँ पे काफी कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिशियंस थे, और उन तमाम लोगों का ये मानना था कि नून लीग का टिकट भी लेने वाला कोई नहीं होगा, अटक से लेके फैसलाबाद, लाहौर तक, और उसके आगे तो आपको पता है नून लीग की वैसी हालत पतली है। तो वो ये हालत हो चुकी है, और अनफॉर्चुनेटली नून लीग का जो डिक्लाइन है उसकी वजह से पंजाब में जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्हें जोर पकड़ रहा है। वो जोर पकड़ रहे हैं केपी में और बलूचिस्तान में अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो है वो जोर पकड़ रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो इस वक्त पॉलिटिकल फ्यूचर है उस पर तो बड़ा पेचीदा हो रहा है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये बता दीजिएगा कि क्या पीटीआई को खुद मालूम है कि वो चाहती क्या है? क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई करनी है तो फिर उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अगर पीएमएलएन वर्सेस पीटीआई है तो उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और वो जंग दो तरफा होती है और जंग दो तरीके से लड़ी जाती है। इनको पता भी है कि इनका एम क्या है। I tend to agree with you। इनका बड़ा ब्लड है, इनको पता नहीं है करना क्या है। और इस वक्त बहरहाल आइडियल तो यही होता कि सारी पार्टियां एक एक स्टेप पीछे लेती और हम एक स्टेबिलिटी की तरफ चले जाते और कोई एक चीज जो है वो हो जाती। लेकिन आज की लेजिस्लेशन के बाद ये तो तय हो गया है तकरीबन कि ये जो हुकूमत है और जो सिस्टम है वो किसी तौर के ऊपर भी एक जो है वो डेमोक्रेटिक रीअप्रोचमेंट के हामी नहीं है, और वो एक्चुअली एक डिस्पोटिक रूल जिसका बुनियाद जो है वो लाठी और छड़ी होगी उसी के ऊपर आगे चलना चाहता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट आप देखते हैं कल अमेरिका का इलेक्शन भी है। पाकिस्तान में जाहिर है जिस तरह से फौज एक रियलिटी है, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका भी एक रियलिटी है, चाइना भी रियलिटी है, सऊदी अरेबिया भी एक रियलिटी है, और यूएई टर्की का भी अपना अपना रोल है। तो जाहिर है कि ये तो आपको लगता है कमला हैरिस विल बी बेटर फॉर पाकिस्तान, क्योंकि वो फिर भी कोई जमहूरी इक़्तिदार में यकीन रखती हैं? ट्रंप साहब तो ये तो कह रहे हैं ट्रंप आ गए तो इमरान खान छूट जाएंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कैसा होगा। आपका क्या ख्याल है? लेकिन ये जमहूरी इक़्तिदार तो अभी तक उन्होंने भी कुछ साबित नहीं किया कमला हैरिस ने, और एक्चुअली तो वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो हर जगह के ऊपर जो है वो जमहूरियत को कमजोर ही किया है, इंसानी हकूक को कमजोर ही किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप का ये जरूर इमरान खान के हद तक एडवांटेज ये है कि इमरान खान साहब के ट्रंप के साथ काफी पर्सनल ताल्लुकात हैं, एंड दैट गोज बैक टू लाइक 1980s। एंड जुल्फी बुखारी एंड उनके दामाद भी दोस्त हैं। वो एक्चुअली तो देखिए ना, इवाना ट्रंप जो थी वो क्लोज थी खान साहब के 80s में, तो अवांका की वालदा है, तो इसकी वजह से उनकी एक कुशनर से और उनसे जो है वो उनकी एक दोस्ती है। लेकिन उसके साथ साथ जो एक और दो चीजें एडवांटेज ये है कि ट्रंप इज एंटी एस्टैब्लिशमेंट, वो अमेरिका में भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट है और बाहर की एस्टैब्लिशमेंट्स के बारे में भी उनकी राय नहीं है। तीसरा आई थिंक एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि रिपब्लिकन्स में ये फीलिंग है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इमरान खान की हुकूमत को हटाने में किरदार अदा किया, लिहाजा जो ट्रंप है वो जैसे वो आपको पता है उनकी पर्सनैलिटी है, जो काम बाइडेन ने किया है उसको वो रिवर्स करने की कोशिश भी कर सकते हैं। बट आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान की रिलेवेंसी इस वक्त अमेरिका में क्या है और ट्रंप की क्या होगी, बट आई थिंक एडवांटेज है बहरहाल इमरान खान को अगर ट्रंप थी। अच्छा, मैं अब आखिरी सवाल आपसे पूछने लगी और आई विल ट्राई टू मेक इट एज लेस कंट्रोवर्शियल एज आई कैन, लेकिन इस वक्त हमें एक क्वॉगमायर सिचुएशन नजर आ रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, और उसी जमात की वजह से ये कानून साजी हो रही है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो ये फरमा दीजिएगा कि क्वॉगमायर से निकालने के लिए कोई आपको लगता है सालिसी का किरदार कोई बाहर
के मुल्क से हो तो बेहतर होगा या अंदरूनी कोई चेंज आए तो बेहतर होगा, क्योंकि अंदरूनी हम देख चुके हैं कुछ चेंज हो नहीं रहा। नहीं, ये वो तो चेंज तो नहीं होगा जब तक अंदरूनी मजबूरी ना हो। और माइंडसेट जो है वो आज की लेजिस्लेशन से भी यही लग रहा है, क्योंकि देखिए ना, हमारे यहाँ बड़ी पर्सनलाइज्ड थिंकिंग होती है, बड़ी मुल्क के लिए या पॉलिसी उसने तो लोगों में, तो आपको पता है हम सोचते ही नहीं है, हम बड़ी पर्सनलाइज अपने जो एम्बिशंस होते हैं उन्हीं को लेके ही सोचते हैं। अब उसमें जो अंदरूनी तौर पे तो जाहिर है कुछ नहीं है। अब देखना यही है कि जो पाकिस्तान का ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अगर आएगी तो वो पाकिस्तान को लेके कैसे आगे बढ़ेगी। सऊदी अरेबिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है इस ज़माने में, वो देखते हैं कैसे बढ़ता है। फिर पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली सिचुएशन जो है ना वो बड़ी इट्स सिमरिंग है, हो रही है। और मुझे नहीं पता कि ये कैसे हम इसको 2 साल इंतहाई पॉलिटिकली वॉलेटाइल रहे हैं, और जो अब की लेजिस्लेशन है उससे तो लगता है कि अगले भी साल बड़े वॉलेटाइल ही रहेंगे। तो हम इस इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ कैसे इसको डील विद कर पाएंगे, क्योंकि आप देखिए IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसमें जो ट्रेडर्स पे टैक्स लगाना था, PIA की देशकारी देख लीजिए आप। PIA अब तो लगता है पंजाब PIA टेक ओवर कर लेगा। और वो देखिए कितना गैर संजीदा सारा अमल है कि $7.5 मिलियन आपने लगा दिए, और बिडर कह रहा है कि मैं 10 अरब जो है वो दे सकता हूँ, लेकिन वो भी इसलिए दूंगा कि आप मेरा प्लाटो में एडजस्ट कर लें। और इससे ही आप अंदाजा लगा लें कि किस कदर गैर संजीदा सारा मामला जो है वो है। और उसके बाद जो अभी तक रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं रही है। तो आई डोंट नो फ्रेंकली कि अब इसके बाद आगे जो है वो पॉलिटिक्स 6 महीने 8 महीने तो मुझे नहीं लगता कोई इसमें सहूलतकारी हो सकेगी, कुछ स्टेबिलिटी आ पाएगी, बड़ा मुश्किल। बट शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं ना इन्वेस्टमेंट आएगी, और वो बात हो गई है, कतर में भी बात हो गई है, सऊदी अरब से भी बात हो गई है, अगले महीने कोई वफ्त आ भी रहा है, कोई वफ्त यहाँ से भी जाएगा। खैर वो तो जब जाएगा जाएगा, लेकिन ये शहबाज शरीफ ने बात की है शफलिंग द कैबिनेट की, उसमें आपको कोई मानी खेज बात नजर आ रही है? मेरा ख्याल ये तो बोरिंग ही काम है इनका, ये वाला जो है कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, फिर हम कह देते हैं इतने MOU साइन हो गए, ये वो। आई थिंक अब तो आम आदमी भी बोर हो गया। जो कैबिनेट शफलिंग है उसमें मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है जो आपने अपने शुरू में बात की थी कि क्या पीपल्स पार्टी आ रही है, और पीपल्स पार्टी का आपको तुक नहीं बनती पाए रहने की, क्योंकि हर गंदे काम में तो पीपल्स पार्टी ने हाथ बटाया। अब वो क्या किस मुंह से जो है वो इसमें उनके, मैं जितने हमारे दोस्त हैं जो यहाँ पे, वो तो तंग है। वो कहते हैं अजीबो गरीब काम है, जरदारी साहब सदर बन गए हैं, सिंध वाले मजे कर रहे हैं, हम पंजाब में और KP में हम लोगों को उन्होंने कोटे लाइन लगाया हुआ है। तो वो तो बड़े कीन है कि ये ज्वाइन करें और हमें भी कुछ वजारतों के मजे जो है वो आए। सो आई डोंट, पंजाब और KP की जो पीपल्स पार्टी है वो तो दे आर डेस्परेट टू गेट इनटू द गवर्नमेंट। और जाहिर है कि अब कायरा साहब हैं, परवेज अशरफ साहब हैं, ये जो सारे लोग हैं ये बड़ा अच्छे से अब हुकूमत से बाहर है, तो ये भी तंग पड़े हुए। अच्छा, इंटरेस्टिंग। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अहमद वंसोता साहब। हम उनसे लीगल लकूनास जो हैं ऑफ कोर्स 26वीं तरमीम के और जो आज कानून साजी की गई उस पर भी बात करेंगे। और ऑफ कोर्स कादिर मंदोखेल साहब, मेरे फेवरेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जो थोड़े से नाराज़ हैं कि मैंने फवाद चौधरी साहब को ज़्यादा टाइम दे दिया। आई होप कि मैं उनकी नाराज़गी इस सेगमेंट में कम कर सकूंगी। मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज हामी भरी है, आज साथ दिया है हुकूमत का, फिर कैबिनेट रीशफलिंग की बात भी हो रही है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब बाकायदा काबीना का हिस्सा बनने जा रही है, क्योंकि अब कोई कसर तो रह नहीं गई दूर रहने की? वो पहले की जुमले पे मैं कुछ कह दूं कि मैं तो फवाद चौधरी साहब को देखा कि आपने 2 वकीलों को एक साथ बिठाया है और एक वकील जिसको कोई मानता नहीं है उसको अकेले टाइम, मैं तो बड़े जेलसी फील कर रहा था। अच्छा सर, सॉरी। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो पहले ये अनाउंसमेंट कर चुकी है कि हमने हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना है, और ये पॉसिबिलिटी है कि वो दोबारा अगर कमेटी का इजलास हो जाए और वो ओके कर ले तो फिर मैं और दूसरे मेरे जैसे कारकुन क्या कर सकता है, लेकिन फिलहाल कोई इरादा नहीं है। लेकिन मंदोखेल साहब, ये जो सारी कानून साजी में साथ देना, हर चीज में हामी भर लेना, हर चीज पर उनका साथ देना, अब इससे ज्यादा क्या होगा? मतलब काबीना में भी शिरकत इख्तियार कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल में ये सवाल आप मौलाना साहब से कर ले तो ज्यादा बेहतर। वो है भी अपोजिशन में और हुकूमत का साथ दे रहे हैं,
इतनी बड़ी तरामीम में उन्होंने साथ दिए और कहते हैं मैं अपोजिशन हूँ। हम तो ये नहीं कहते हम अपोजिशन में, हम ये कहते हैं गवर्नमेंट की हम इत्यादी है या सपोर्टर है, गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो अच्छी चीज है उसका साथ देना चाहिए, इसमें बुराई क्या है। अच्छा सर, थैंक यू सर। मसला ये है कि आज सारे चीफ्स को एक्सटेंशन मिल गई है, 5-5 साल की मुद्दत मुलाजमत होगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को आपने नहीं छेड़ा, खैरियत? नहीं, बात हो रही सर्विसेज चीफ की। अगर सना आप माजी के देख ले कि आर्मी चीफ मुशर्रफ भी गुजरा है, जिसने 9 साल गुजारे, जियाउल हक ने भी 9-10-11 साल गुजारे, किसी एक्सटेंशन की जरूरत उसको नहीं पड़ी। और फिर मैं ये कहूंगा कि आर्मी चीफ के साथ जो है ना नेवल का और एयरफोर्स के चीफ का पहली मर्तबा मेरे हिसाब से जो है ना उनको भी फायदा हुआ, क्योंकि आर्मी चीफ का तो एक्सटेंशन मिलते आ रहे थे मगर इन दोनों को नहीं मिलते थे। तो मैं समझ रहा हूँ कि अब इंसाफ हो गया, तीनों को इक्वल राइट मिलेंगे। अच्छा, तीनों को एक मतलब उसमें कोई तगोदो नहीं होगी। ठीक है, मैं पंजोता साहब आपके पास आती हूँ। पाकिस्तान एक्ट 1952, एयरफोर्स एक्ट 1953 अमेंडेड एंड ऑफ कोर्स अमेंडमेंट पेश की, तरमीम पेश की ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो सबसे बड़े नाकिद रहे हैं जनरल्स को अपने टाइम से ज़्यादा सर्व करने के लिए। बट ऑन अ लीगल पर्सपेक्टिव ये 34 जजेस के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अगर ये वक्त की ज़रूरत है तो फिर 37 लाख केसेज जो लोअर कोर्ट्स में हैं उनके लिए जजेस लगा दें, क्योंकि हमने तो यही सुना था कि 26वीं आईनी तरमीम इसीलिए आई है कि बैकलॉग खत्म हो जाएगा। तो 34 जजेस उसका हिस्सा क्यों नहीं बने? क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा है? देखिए जी, सबसे पहली बात ये कि जब भी आप कोई लेजिस्लेशन मूव करते हैं, अब इस वक्त हम आईनी तरमीम नहीं लेजिस्लेशन की बात करते हैं, लेजिस्लेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसका मकसद आपने इतने सारे जो लोग पार्लियामेंट में बैठाए हुए हैं उनका ये है कि वो उसके ऊपर डिबेट करें। हर आदमी 2, 3, 4, 5 लाख बंदे का रिप्रेजेंटेटिव है, वो वहां पर उसके ऊपर बात करे। आप पहले उसको फ्लोट करते हैं। ये दुनिया में मेरा नहीं ख्याल कहीं होता है कि आप ऐसे कानून लाएं और कहें ये आया कानून, ये पास हो गया। इस तरह कानून अगर आपने पास करना है तो फिर उस बिल्डिंग की जो सैंक्टिटी है तो वो गुरा ही नहीं जाती। मुझे ये बात बताइए कि आज कोई भी बिल हो, एंड आई एम नॉट रेफरिंग टू एनी पर्टिकुलर बिल, अगर किसी बिल के ऊपर बहस ही नहीं हुई, उसके ऊपर ऑपोजिशन का या इवन फ्लैट से को आपका हो सकता है कोई शरीफ आदमी इधर से भी बोलना चाहे और वो कहे कि जी ये बात ठीक नहीं है, अगर उसका पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं आया तो आप कैसे कह सकते हैं एक चीज जो है वो डिबेटेड है? यही सारे का सारा पर्पस होता है पार्लियामेंट का। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजेस की स्ट्रेंथ के बिल पर। पहली बात यह उसकी लीगैलिटी ये कि ये काम ऑलरेडी पहले नवाज शरीफ साहब कर चुके हैं, जब उन्होंने कम किया था इसको स्ट्रेंथ को, तब भी ये चैलेंज हुआ था और उस टाइम पर अटॉर्नी जनरल साहब जो थे इनके अपने अकरम शेख साहब ने उसको अपोज किया था। ये जब भी आप स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे या कम करेंगे विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या फुल कोर्ट, मैं तो कहूंगा, तो फिर ऑफ कोर्स उसको ऑन द टचस्टोन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी देखा जाएगा, उसको बहुत सारे जावियों से देखा जाएगा। तीसरी बात, ये जो बार बार एक चीज कही जाती है कि जी पता नहीं पेंडेंसी जो सारी की सारी है वो इन 35 जजों ने आगे काम करनी है। अगर आपको याद हो आईनी तरमीम के टाइम पर भी यही बात हो रही थी, मैंने उस टाइम ये प्रपोज किया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच विद इन द सुप्रीम कोर्ट बनाएं। आज ही उसी चीज पर वापस आए। अगर आप डेजिग्नेटेड बेंचेस बना देंगे विद इन द सुप्रीम कोर्ट, इसी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ आपकी पेंडेंसी कम हो सकती है। अब आपने नीचे लोअर कोर्ट्स की बात की, लोअर कोर्ट्स की को बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। एक सिविल जज हम डेली बेसिस पर पेश होते हैं, 250-250, 300 केस को डेली देख रहा है, उसके पास 1 मिनट नहीं है। जब आप कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में रेडी नहीं है रिफॉर्म्स करने के लिए कि वहां पर केस जल्दी डिसाइड हो, और आप कोर्ट ऑफ लास्ट अपील जो है जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जो कि पूरी दुनिया में जिसमें नंबर ऑफ केसेस कम आते हैं, चले हमारे ज्यादा हैं, तो उसके ऊपर आप चाहते हैं कि जी 35 जजेस बैठ के, मेरे अपने जाती व्यू में दिस इज merely an attempt to control the functioning of the Supreme Court of Pakistan, क्योंकि इस वक्त जुडिशल कमीशन के अंदर जो बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी है वो नजर आती है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसकी बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान या चीफ जस्टिस ऑफ द प्रोविंस किसी भी है, उनकी से शायद उतनी नहीं होगी, ही मे बी हेडिंग दैट, तो वो चीज वहां से बड़ी क्लियरली नजर आती है। जो पेंडेंसी वाला मामला है ना जी, दैट इज नॉट द रियल स्टोरी। वो जो क्या कहते हैं, वो कहते होते हैं कि असल बात कोई और है, ये निशाना है। ये मतलब मेरी समझ से बाहर है कि इसको बनाकर ये क्यों किया जाता है। अगर आपने पेंडेंसी कम करनी है, आप नीचे जाइए, नीचे जाकर नंबर ऑफ जजेस बढ़ाएं, उनका एटमॉस्फेयर बेहतर करें, उनको कोर्ट स्ट्रक्चर्स बेहतर दें, आप देखिएगा आपके आधे से ज्यादा काम खत्म हो जाएंगे। मंदोखेल साहब, आपका ओपिनियन जानना चाहूंगी। 34 जजेस की अगर जरूरत थी तो फिर 26वीं तरमीम में ही लिख देते, ये एक आफ्टर थॉट क्यों हुई? सना बड़ा मजा आएगा क्योंकि मेरे सामने जो है एक वकील, सीनियर वकील अहमद कुलसोडा साहब बैठे हुए हैं। आम आदमी होता तो मैं समझाने में बड़ा मुश्किल होता। पहली बात तो यही कि अभी हाल ही में जो आदाद शुमार है 59,191 जो है ना केसेस पेंडिंग है, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 182 के तहत बकायदा एडॉक जजेस लिए जिनकी उम्र 70 साल हो गई है। ठीक है,
तो दूसरा आर्टिकल है 177, जहां 5 साल हाई कोर्ट या 15 साल वकील की स्टैंडिंग वो तो ले सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास कमी है, और ये बिल में ऑलरेडी 2022 में मैं पीटीआई की हुकूमत में दाखिल कर चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, नंबर एक बात। दूसरी बात, पंसोडा साहब ने जो बात की लोअर ज्यूरिस्डिक्शन की, बिल्कुल बात सही की उन्होंने कि लोअर ज्यूरिस्डिक्शन पे लोड है, केसेस है वगैरह वगैरह, मगर लोअर ज्यूरिस्डिक्शन का कानून इसके आइन में या सूबाई असेंबली या कौमी असेंबली में कोई कदगन नहीं है कि वो जितने जजेस अपॉइंट कर सकते हैं वो कर सकते हैं। उस सूबे के चीफ जस्टिस के पास इख्तियार होता है कि वो गवर्नमेंट को लिखते और आए दिन होता रहता है, उसके लिए किसी आइन साजी की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात, तीसरी बात जो आपने की है उसके हवाले से कि जो सर्विस चीफ के हवाले से जो बात की पंसोडा साहब ने, तो मैं आपको ये बता दूं कि सर्विस चीफ के और इन लोगों के हवाले से माजी में जो ये चीज होता रहा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, क्या जनरल मुशर्रफ को किसी आईनी तरमीम की या किसी हुकूमत की जरूरत पड़ी? क्या जनरल जियाउल्लाह को कोई आइन की जरूरत पड़ी? क्या जनरल अयूब खान को जरूरत पड़ी? अब क्योंकि अब एक आइन के तहत तो बाकायदा इस बाजवा साहब को तो पड़ी, बाजवा साहब को तो पड़ी, बाजवा साहब को तो पड़ी, उस पे आप लोग 2/3 अक्सरियत में सामने भी आए। जिनकी जरूरत जिनको आप रोक सकते थे उनको तो आपने रोका नहीं, बाकियों को तो छोड़ दे। तो बाजवा साहब के लिए जरूरत पड़ी ना। मंदोखेल साहब अपने गुनाहों से इस तरह ना हाथ धो लें, इस तरह से हाथ ना धोएं, ये कौम याद रखेगी। जब आप कर सकते थे आपने कुछ नहीं किया। उन लोगों का नाम मत ले जिनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सके, वो तो आप थे भी नहीं, आप बता दें अब क्या करेंगे। जी मैं आपका सवाल नहीं समझा सर ना। मैं सवाल आप सीधा सा है सर कि आप जरूरत आपको आपकी महसूस, आप कह रहे हैं जरूरत उनको नहीं पड़ी, लेकिन बाजवा साहब की एक्सटेंशन आप रोक सकते थे, आपने नहीं रोकी, उसके लिए कानून साजी की गई बाकायदा तौर पर, और आपने उनको एक्सटेंशन दी, 2/3 अक्सरियत से दी, और ये पीटीआई की हुकूमत ने दी, लेकिन आपने साथ दिया। तो आप क्या बात कर रहे हैं कि उनको नहीं रोक सके, तो उनको नहीं रोक सका कोई, तो जब आप रोक सकते थे आपने तो तब भी नहीं रोका। तो जब सना खुद फरमा रही है कि पीटीआई की हुकूमत ही दी है, तो फिर उसमें क्या हो गया? आप बजाय एक्सटेंशन देने के उसको आप टाइम पीरियड दे रहे, जैसा आपने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का 3 साल दिए, सर्विस चीफ को 5 साल दे, ताकि वो अपने जो ना एक तरतीब, एक जो ऑलरेडी मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है उसके लिए कोई सोच विचार कर दे। जैसे जस्टिस ख्वाजा की तरह जो है ना 17 दिन का चीफ जस्टिस नहीं रहे। दूसरी बात ये कि पंसोडा साहब ने एक और सवाल उठाया कि ये डिबेट हो जाती है, तो पंसोडा साहब आपको मैं बता दूं, तारिक फजल चौधरी साहब जो चीफ व्याप है हुकूमत के मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने खुद कहा कि मैंने पीटीआई के लोगों से बात की, आइए आपके साथ बात करते हैं। जब एक असेंबली में बिल टेबल हो जाता है तो उस पर होता है डिस्कशन, फिर उसमें आ जाता है अमेंडमेंट अपोजिशन की तरफ से भी, हुकूमती अरकान की तरफ, तो उन्होंने तो बाइकाट किए, उन्होंने तो नारे लगाया, उन्होंने तो हिस्सा नहीं लिया। अब जब एक पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया तो फिर आपको क्या करेंगे? आप उसको जाके सामने उसके सामने झोली फैलाएंगे, क्या करेंगे? यानी जो आम लोग 8-10 लाख जो लोग 8-10 लाख आबादी है, वो एक एमएनए को मुंतखब करती है, वो इसलिए करती है कि वो असेंबली में कानून साजी करे, या हाँ या ना में। अगर आप नाराबाजी पे टाइम जाया करेंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे अपने हल्के को? हल्के के लोगों के लिए तो आप कुछ कर नहीं सकते, न पानी के लिए आप आवाज उठा रहे, न बिजली के लिए आवाज उठा रहे, न दहशतगर्दी के लिए उठा रहे, और जो कानून साजी हो रही है उसमें भी आप हिस्सा नहीं ले रहे, मगर मराद पूरे ले रहे, तनख्वाहें पूरे ले रहे, और पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए मरे जा रहे, जहाज के हवाई टिकट के फ्री ले रहे, वो सारी चीजें आप अवेल कर रहे, मगर जहां आपकी ड्यूटी है वो ड्यूटी आप पूरा तो नहीं कर रहे हो। अच्छा, मैं पंसोडा साहब, आई एम श्योर यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट, बट आई आल्सो वांट टू टॉक अबाउट द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट में जो तरमीम हुई है, जो आज कानून साजी की गई है, उसमें फिर मुनीब अख्तर साहब को बाहर निकाल दिया गया है और कहा गया है कि आईनी बेंच का जो सरबराह होगा वो तीसरा शख्स होगा इसमें। सो ऑफ कोर्स आईनी सरबराह कल जुडिशल कमीशन बैठेगी तो फैसला भी हो जाएगा, लेकिन ये मुनीब अख्तर साहब को बार बार हटाना और फिर कहना पर्सन स्पेसिफिक हम नहीं हैं, हमारे लिए सब जजेस बराबर हैं, आपको ये बात यकीन आती है, यकीन कर सकते हैं? देखिए जी, आप जब सवाल पूछते हैं या कोई भी किसी जगह सवाल पूछता है, जो तासुर मिलता है वो यही है जो आपने मेरे से सवाल पूछा। लेट से अगर आप मेरे से ये सवाल इस चीज़ के अलावा भी पूछते हैं तो इस लेजिस्लेशन की आपको ज़रूरत क्या पड़ी कि आपने आईनी सरबराह को उसके अंदर लगाना है? तो आपने जब चीफ जस्टिस चूज़ करना है आप टॉप 3 में से कर रहे हैं, आपने जब सीनियरिटी किसी चीज़ की डिटर्मिन करनी है आप टॉप 3 में से कर रहे हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आपने पहले ऑर्डिनेंस लाए, चेंज किया, लेकिन फिर बात नहीं बनी। सो इट इज़ वेरी क्लियर एंड एविडेंट कि एक जज को आपने टारगेट करना है। सो मेरा
मेरा सवाल ये कि मैं ये बात ना भी कहूं तो अगर ये चीज एविडेंट है फ्रॉम द लेजिस्लेशन इटसेल्फ। अच्छा, आपने पर्सन स्पेसिफिक की बात की, ये मैं नहीं कहता, पाकिस्तान की सारी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स इस पॉइंट पर भरी पड़ी कि जब भी कोई पर्सन स्पेसिफिक लॉ आएगा या किसी चीज को इशू स्पेसिफिक टारगेट करके आप करेंगे तो वो लेजिस्लेशन स्ट्राइक डाउन होगी, वो स्टैंड नहीं कर सकती। दूसरी बात, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वो शायद उसको उस कॉन्टेक्स्ट दिया गया कि शायद मैं सर्विस चीफ्स और इन सब के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा। आप किसी भी लेजिस्लेशन को पिछले 1-1.5 साल में उठाएं और आप ऑपोजिशन को माइनस कर दें, मैं आपको वसूख से कह सकता हूं कि आज ट्रेजरी बेंचेस पर कम से कम 40% ऐसे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं होगा ये लेजिस्लेशन क्या है। उन बेचारों को तो उस टाइम पर बताया जाता है। कादिर मंदोखेल साहब तो वो शख्स हैं जिनका एक लॉ नोइंग आदमी है, उनको शायद कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, बट मैं आपको बता सकता हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आईनी तरमीम के केस में तो आपके सामने ही था। तो लेजिस्लेशन के ऊपर भी 2-4 दिन, 1-2 दिन डिबेट करा लें। हमें इतनी अर्जेंसी क्या है किसी भी लेजिस्लेशन की? लेजिस्लेशन का मकसद, चले आज ऑपोजिशन नाराज थी, क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले ऑपोजिशन नाराज नहीं होती, बाहर नहीं जाती, नारेबाजी नहीं मारती? नारेबाजियों का सारा कल्चर किधर से डेवलप हुआ है? उनको मना के वापस नहीं लाया जाता, बैठाया नहीं जाता, बात नहीं की जाती। मेरा सवाल सिर्फ ये, आप बिल्कुल लेजिस्लेशन पास करें, बट जिस अनड्यू हेस्ट में आप लेजिस्लेशन को पास करते हैं वो लेजिस्लेशन अपना एसेंस भूल जाती है, वो खत्म करती है। लेट्स से आज आपने सर्विस चीफ्स का टेन्योर जो उसको 5 इयर्स पर रिस्ट्रिक्ट किया, अच्छी बात है, रिस्ट्रिक्ट किया आपने, लेकिन अगर इसी बात के ऊपर कोशिश की जाती, एक एफर्ट किया जाता, अगर आप वहां पर देखें तो लॉ मिनिस्टर साहब उस वक्त कह रहे थे कि इन्होंने नहीं मानना, आप करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिसमें हमने देखा कि ऑपोजिशन को बहुत मुश्किल से मना के वापस भी लाया गया और वो आ जाती है। नारेबाजी हर जगह होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक मिनट, मंदोखेल साहब, आज अयाज सादिक साहब ने वक्त दिया गौहर अय्यूब साहब को कि वो बोलें, और वो बोलना चाहते थे और वो बोल रहे थे कि उनको दोबारा चुप करा दिया गया, और आजम रजी तारर साहब ने कहा आज ये सुनेंगे, इनकी मिजाज में सुनना नहीं है इसलिए आज ये सुनेंगे और ये बिल हर हालत में आज ही मंजूर होगा। क्यों? नहीं सना, बिल्कुल ऐसा नहीं है हरगिज़। वो तो उसका काम है बिल पेश करना, लेकिन उसके ये डिबेट के लिए टाइम दिया जाता है। आप सेनेट का देख ले, प्रॉपर उसको टाइम दे रहते हैं इनको, लेकिन कोई बोलना नहीं चाह रहे, पहले ही हड़बाजी नहीं सर, नेशनल असेंबली में ऐसा नहीं हुआ, पार्लियामेंट में ऐसा नहीं हुआ, पार्लियामेंट में एग्जैक्टली वही हुआ जो मैंने आपको कहा ना। मैं भी कराची में बैठ के लाइव सारा जो असेंबली की सेशन है मैं सुन रहा था, ऐसा हरगिज़ नहीं है। दूसरी बात ये पंसोटा साहब बता रहे हैं कि फला जजमेंट है, वो भाई जजमेंट है। असेंबली की प्रोसीडिंग में कोई जज, कोई सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर ही नहीं सकती है। आप कैसे बात करें कि वो जो जजमेंट उसने अपने फायदे के लिए दिए, हमारी जो तैनाती हो तो ऐसे हो, जजेस अपॉइंट हो तो ऐसे हो। भाई आप किसने इख्तियार दिए? ये इख्तियार पार्लियामेंट के पास है, खुद ही अपने आप को इख्तियार। मैं जब चीफ बनूं तो मेरे क्या इख्तियार होने चाहिए, मैं जब बेंच बनूं तो कैसा होना चाहिए? पाकिस्तान की सियासत से हमने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन ये ज़रूर सीखा है कि जब भी कोई सियासतदान आपको कहे कि उसको आवाम की फ़िक्र है और वो कोई ऐसी चेंज ला रहा है अपनी लेजिस्लेशन के थ्रू जिससे आवाम को फ़ायदा होगा, तो उसकी बात पर यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि 37 लाख या 22 लाख केसेस जो पेंडिंग है लोअर कोर्ट्स में, उनके लिए कोई जज नहीं तैनात किया जाता, लेकिन 59,000 यानी कि ऑलमोस्ट 60,000 केसेस के लिए 34 जजेस फौरी तौर पर लगाने की बात की जाती है। ऑफ कोर्स ये एक बड़ा अलमिया है, इसलिए आइंदा अगर आपसे कोई हुक्मरान कहे कि आपके हवाले से लेजिस्लेशन हो रही है या आपकी बेहतरी के लिए हो रही है तो मानिएगा मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज प्रोग्राम, वी विल सी यू टुमारो।